किसी ने कहा कि ऐसे कमाल के बनो कि जहां पर आप रहें सभी आपको प्यार करें, जहां से आप चले वहां सब आपको याद करें, और जहां आप पहुंचने वाले हों वहां सब आपका इंतजार करें। कैसे ये संभव हो सकता है? उसके लिए हमें अपने पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में ऐसे क्या चेंज लाने पड़ेंगे कि सब लोग हमें पसंद करें, हर जगह हम कामयाबी को प्राप्त हों, चाहे वो टीम में काम करना हो, इंडिविजुअली काम करना हो, एज ए लीडर आपने अपना रोल प्ले करना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को एनहेंस करना हो। हर जगह कुछ ऐसे फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे जीवन में अगर हों तो हर चीज बड़ी आसानी से अचीव की जा सकती है। साथ में कुछ बातें आपको नशा मुक्ति के ऊपर भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम टीम वर्क से ही शुरू करते हैं ताकि एक एक चीज करके उसके थ्रू आती जाए। एंगर के ऊपर भी बात करेंगे, टेंशन फ्री लाइफ पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले टीम वर्क की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीम? TEAM means together everyone achieves more. Together everyone achieve more. क्या आप अचीव कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप टुगेदर इकट्ठे होके कोई काम कर रहे हैं, कॉपरेशन से काम कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी और व्यक्ति ने डेफिनेशन दी कि टीम मींस टोटल एफर्ट्स बाय ऑल द मेंबर्स। जब टीम का एक एक मेंबर अपने एफर्ट्स उसमें डालता है, अपना अपना टैलेंट उसमें डालता है, अपना कुछ योगदान देता है, तो वो टीम वर्क हमारे लिए बहुत बड़ी चीज बन जाती है, ड्रीम वर्क बन जाता है। टीम वर्क का मतलब ये नहीं है कि आपने एक जैसी शर्ट्स पा ली तो आप टीम में आ गए, एक जैसी ड्रेस पा के आप ग्राउंड में चले गए तो आपकी बड़ी अच्छी फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम बन गई। टीम वर्क मीन्स आपके थॉट्स की भी मैचिंग होनी चाहिए। TEAM, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड एंड मेमोरी। जब हर चीज का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है तभी वो असली टीम बनती है। एंड टीम मीन्स people doing something together. People doing something together. Togetherness is very important. When some group of people working for a common goal with complementary skills हो, उसको भी टीम कहा जाता है। हर एक की अपनी अपनी स्किल होती है, कोई किस काम में एक्सपर्ट, कोई किस काम में एक्सपर्ट। अब सारे टैलेंट एक आदमी को तो आएंगे नहीं, कोई ड्राइवरी का काम करेगा, कोई कंडक्टरी का करेगा, कोई बस खरीदने का काम करेगा, कोई बेचने में एक्सपर्ट है, मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, तो कोई मेरे जैसा कंप्यूटर पे बैठ के काम करने में एक्सपर्ट होता है, बैठे बैठे बड़ी दुनिया की चीजें सर्च कर लेता है, रिसर्च कर लेता है, कोई कुकिंग में एक्सपर्ट है। तो जब आप टीम में काम करते हैं दैट मीन्स आपको सबकी स्किल्स का यूज करना है। टीम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, टीम मीन्स टीम। और कोई भी काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। काम करने वाला आदमी अपने स्किल से, अपनी कुशलता से उसमें क्वालिटी देके उसको बड़ा या छोटा बना देता है। काम वही है, लेकिन एक व्यक्ति इतने अच्छे ढंग से करता है कि लोग कहते हैं कि देखो कितना अच्छे से कर रहा है, और एक व्यक्ति बड़ी पोस्ट पे भी बैठ गया पर काम फिर नहीं सही करता, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस है? तो टीम मीन जो भी काम करें अच्छे से करें, और टीम वर्क आपके टास्क को तो डिवाइड कर देगा लेकिन आपकी सक्सेस को मल्टीप्लाई करेगा। आप अकेले बहुत अच्छे हो सकते हैं पर कितने अच्छे होंगे? अकेले का काम तो बहुत बड़ा रोल बड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन जब आप इकट्ठे काम कर रहे हैं तो आपकी कामयाबी बड़ी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? हम सब इंडिविजुअली तो बड़े अच्छे काम करते हैं। कहते हैं जापानी पीपल्स आर वेरी क्रिएटिव, वेरी प्रोडक्टिव। एक जापान का व्यक्ति बहुत प्रोडक्टिव होता है और आम आदमी से 3 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होता है।
इंडियंस उनसे भी ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो अकेले होते हैं। और जैसे ही हम ग्रुप में आते हैं तो हम एक दूसरे की लेग पुलिंग, एक दूसरे के साथ चीटिंग, पॉलिटिक्स, सो मैनी चीजें आने लग जाती है। हम एडजस्टमेंट में उतने अच्छे नहीं होते, कई बार मिलजुल के काम करने में तो टीम स्पिरिट हमारी नहीं होती उतनी अच्छी, पावर टू कोऑपरेट उतनी अच्छी नहीं है हमारी। सलाह देने में हम होशियार हैं, कहते सलाह एक ऐसी चीज है, एक से मांगो तो 1000 देता है, और सहयोग 1000 से मांगो तो एक देने के लिए तैयार होता है। तो टीम स्पिरिट मीन्स आपने सहयोग लेना भी जानना है और सहयोग देना कैसे है वो भी स्किल डेवलप करनी है। देना फिर भी आसान है, कई बार लेने में हम प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं ले पाते सबका सहयोग, सबका कॉपरेशन नहीं ले पाते। लेकिन टीम वर्क के लिए उसका भी होना बड़ा जरूरी है, तभी हम टीम में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की टीम को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमें एक बात पक्की करनी पड़ेगी कि ईच एंड एवरी मेंबर इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी मेंबर इज यूनिक एंड डिफरेंट। किसी को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये तो पीएन ही है, ये तो छोटी पोस्ट है, छोटा काम कर रहा है, ये तो ड्राइवर ही है, नहीं, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए तो पीएन भी चाहिए, सफाई करने वाला भी चाहिए तो बड़े बड़े काम करने वाले साइंटिस्ट भी चाहिए। सब लोग मिलके काम करते हैं तभी तो सक्सेस मिलती है। कोई कहे मैं बड़ा, कोई कहे मैं बड़ा, कोई बड़ा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह बड़े हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। एक बार इन 5 उंगलियों में आपस में लड़ाई हो जाती है, हर उंगली ने क्लेम किया कि मैं बड़ी, मैं बड़ी। सबसे पहले तो इसका नंबर लगा, कहती जी मैं बड़ी हूं। किसी ने कहा कि देखने में तो नहीं लगते, कहते नहीं, जब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो किस उंगली पे उठाया था, मेरे पे तो उठाया था, इसलिए मैं बड़ी हूं। अब इस फिंगर का नंबर लगा, इससे पूछा तुम क्यों बड़ी, कहती मेरा नाम क्या है, कहते जी रिंग फिंगर। कहते जब रिंग सेरेमनी होती है तो रिंग किस में पहनाई जाती है, जब किसी को तिलक लगाना हो विजय श्री का, किस उंगली से लगाते हैं, मेरे से ही तो लगाते हैं, इसलिए मैं बड़ी। अब इसका नंबर आया, कहती तुम क्यों बड़ी, कहती दिखाई नहीं देता, सांच को आंच क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, मैं तो देखने में भी बड़ी हूं इसलिए बड़ी हूं। अब इसका नंबर आया 4 फिंगर, कहती मैं बड़ी, कहते तुम कैसे, कहते जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु आए, धर्म स्थापक आए, सबने कहा परमात्मा एक है, खुदा एक है, गॉड इज वन। किस उंगली से किया, ऊपर की तरफ इशारा, मेरी से तो किया, इसलिए मैं बड़ी। अब चारों ने जब अपना नंबर अपना क्लेम किया, अब अंगूठे को लगा भाई मैं तो हार रहा हूं, मैं कैसे अब बड़ा बनूं, लेकिन उसने भी कह दिया जी मैं बड़ा हूं। कहते तुम कैसे बड़े, कहते जब किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो किससे काम चलाते हैं, किससे काम चलाते हैं, मेरे से तो चलाते हैं, इसलिए मैं बड़ा हूं। अब पांचों की पांचों उंगलियां जज के पास गई और जज से पूछा कि कौन बड़ा, जज ने कहा भाई ऐसा करो, ये लो मोतीचूर के लड्डू बनाने हैं, ये बूंदी पड़ी हुई है थाल में, हर एक उंगली ने अकेले अकेले बनानी है। अब अकेले अकेले लड्डू बनेगा, लड्डू तो तब बनेगा जब पांचों की पांचों उंगलियां चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो सब मिलजुल के काम करेंगी, तब ग्रिप बनेगा, तो ही तो लड्डू बनेगा। इससे क्या मैसेज मिलता है, इस दुनिया में टीम स्पिरिट लाने के लिए, टीम में सक्सेसफुल होने के लिए एक बात पक्की कर लो कि सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी यूनिक हैं, हर एक की अपनी स्पेशलिटी है, और एज ए टीम लीडर हमें सबकी स्पेशलिटी को देख के उसको उसी अनुसार यूज करना है। जो उसमें टैलेंट है कहीं ना कहीं तो फिट होएगा, कहीं ना कहीं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट देगा, उसको जो उसमें टैलेंट है उसको यूज करके आगे बढ़ जाओ। सेकंड चीज टीम में कामयाब होने के लिए चाहिए सेटिंग ऑफ गोल। आप करना क्या चाहते हैं, अगर गोल ही नहीं है आपको पता कि करना क्या है
तो तब भी कामयाबी नहीं मिलेगी। गोल सेटिंग ना केवल टीम में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस एक्चुअल में क्या है और उसको कैसे अचीव करना है। बिना गोल के आदमी, बिना लक्ष्य के आदमी ऐसे रह जाता है जैसे हजारों सूखे पत्ते पानी में बह जाते हैं। एक बार एक कंपनी का मैनेजर अपने ग्रुप के साथ इंटरव्यू ले रहा था एम्प्लॉइज का। तो कंपनी के मैनेजर ने उनसे पूछा, जिसकी जो जॉब के लिए आया था व्यक्ति, कि व्हाट इज योर एम। उसने कहा, सर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, मेरा एम है कि किसी दिन मैं उसी कुर्सी पे बैठूं। तो वो मैनेजर कहता, अगर आप मेरी कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो फिर मैं कहाँ बैठूंगा। तो वो जॉब एस्पिरेंट कहता, सर आपने अपना गोल डिसाइड नहीं किया क्या, आप वही रहना चाहते हैं जो हाँ अभी है। ये है गोल सेटिंग। ये तो छोटे छोटे गोल है। हमारी लाइफ का भी गोल, जो 80 90 100 साल की मुसाफरी है हमारी यहाँ, इसका क्या गोल है, ये किसी ने डिसाइड किया कि खाया पिया, जॉब की, खत्म, सो गए, फिर उठ गए, हर रोज वही चल रहा है। 50 60 साल बीत गए, बड़ी मेहनत की, बड़ी पढ़ाई की, बड़ी जॉब में भी लगे रहे, फिर 60 साल बाद के कहेंगे सब बेकार था। क्यों बेकार था? क्योंकि पर्पस नहीं डिसाइड किया था कि करना क्या था। पानी में ऐसे ही बह जाना है, तूफान में भीड़ चाल में चलते रहना है, या कुछ स्पेशल काम करना है, वो डिसाइड नहीं किया था। तो कहीं भी आप रहें, गोल जरूर सेट करें। तीसरी चीज जो आपको टेंशन फ्री भी रखेगी, टीम में भी कामयाबी दिलाएगी और एक अच्छा लीडर भी आपको बनाएगी, वो है हरेक के वर्च्यूज को देखना, हरेक की स्पेशलिटीज को देखना, हरेक की अच्छाई को देख के उसे यूज करना। हर आदमी में हमें पता है कुछ बुराइयां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। नो वन इज मिस्टर परफेक्ट हेयर। आप सोचें कि कोई पूरा कंप्लीट सर्वगुण संपन्न हो, ऐसा कलयुग में कोई नहीं है। लेकिन अब हमने अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना है कि हमारी नजर दूसरे की खूबियों के ऊपर जाए, दूसरों की गुड क्वालिटीज की तरफ जाए। अगर दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे और उनको बात बात पे बोलते रहेंगे, डांटते रहेंगे, तो वो आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? आपके साथ तभी जुड़ेंगे, परिवार में भी आप देख लो, वहां भी अगर किसी से काम कराना है, बेस्ट वे इज टू अप्रिशिएट। अगर क्रिटिसिज्म वाला फार्मूला लगाया, बच्चे भी कहना नहीं मानेंगे, बीवी भी नहीं सुनेगी। और अगर आपने कहा आप बड़े अच्छे हो, बड़े मेहनती हो, दिल के तो आप बिल्कुल सच्चे हो, ऑनेस्ट हो, आप पंक्चुअल हो, दो चार उसकी गुड क्वालिटीज बताएंगे, तो व्यक्ति कहेगा कि ये व्यक्ति मुझे वैल्यू देता है, ये व्यक्ति मुझे रिस्पेक्ट देता है, मुझे इसके साथ जो ये कह रहा है इसकी बात माननी है, इसे कोऑपरेट करना है। और अगर हमने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज करने का कारण भी पहले मन है। मन में जब बुराई दिखती है किसी की, तभी तो मुख से निकलती है, तभी तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे। और अगर आपने, कई बार हम क्या करते हैं, सामने तो अप्रिशिएट कर देते हैं, पीठ पीछे क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन ये रूल पक्का कर लेना, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप में काम करते हैं, अगर आपने किसी की बुराई दूसरे के सामने भी की, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो बात उस तक पहुंच जाएगी जिसकी बुराई की होगी, और उसको फिर बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा तो आपको कोऑपरेट नहीं करेगा। इसलिए बेस्ट वे टू गेट सक्सेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इन एनी टीम, कि आप हर एक को अप्रिशिएट करो। वाह भाई वाह, आप जैसा कोई नहीं, आप तो सबसे बढ़िया हो। और हर एक में आप ढूंढेंगे तो क्वालिटीज मिलेंगी। कोई कितना भी खराब हो, हिटलर जैसा बंदा भी हो, बिल्कुल डिक्टेटर टाइप का हो, उसमें भी गुड क्वालिटीज तो होंगी ना कुछ। तभी तो बैठा है, कोई ना कोई काम उसको ऑर्गेनाइजेशन में मिला है, आपके बॉस हैं, सीनियर्स हैं, कुछ तो टैलेंट होगा जिसके दम पे वो आपके ऊपर है या आपके आसपास भी हैं।
आप उनको देखो। और ये साइकोलॉजी का रूल है, जो आप देखते हैं वैसे ही आप सोचने लग जाते हैं, और जैसा आप सोचते हैं एक दिन वैसा ही बन जाते हैं। गुड क्वालिटीज देखेंगे तो नजर किस पे गई? अच्छाई पे। अच्छाई देखते देखते वो गुड क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी, और अगर आपने उसकी बुराई देखी तो क्या रिजल्ट आएगा? उसकी बुराई आपके पास आ जाएगी। मान लो आप में से कोई व्यक्ति पंक्चुअल है, उसके पास एक अच्छी क्वालिटी है पंक्चुअलिटी की। हमने 2 बजे बुलाया, वो 2 बजे से पहले आया, अच्छी बात है, टाइम पे आना चाहिए। पर उसने देखा कि वो अकेला ही 2 बजे से पहले आया, बाकी लोग कोई भी पंक्चुअल नहीं है, या एक दो और पंक्चुअल है, बाकी कोई पंक्चुअल नहीं है। अब मान लो ये सेमिनार 1 वीक का हो, तो वो एक दिन टाइम पे आएगा, कहेगा मैं पंक्चुअल हूं। दूसरे दिन टाइम पे आया, लेकिन बैठा बैठा अगर यहाँ सोच रहा है कि मैं तो पंक्चुअल हूं, अरे सारे लोग बड़े खराब हैं, कोई टाइम पे नहीं आते, किसी को कोई वैल्यू नहीं टाइम की, कैसे कैसे लोग रख रखे हैं। अगर मन में ये बैठे बैठे कोस रहा है, बुराई को देख रहा है, तो एक दिन वो टाइम पे आएगा, 2 दिन टाइम पे आएगा, 3 दिन टाइम पे आएगा, और चौथे दिन वो भी लेट आएगा। क्यों? दूसरे की बुराई देखते देखते कब उसकी बुराई उसके अंदर अट्रैक्ट होके आ गई, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसे पता ही नहीं चला, और वो खुद अपनी अच्छी क्वालिटी को दूसरे की बैड क्वालिटी को देख के उसने गायब कर दिया। ये नुकसान है दूसरे की बुराई देखने का। और देखेंगे तो फिर क्रिटिसाइज तो होगा ही होगा, क्रिटिसाइज तो होगा ही होगा। उसका भी एक रूल बता देता हूं, आपने टीम वर्क में किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, लेकिन सपोज कोई पीठ पीछे आपकी बात करे, अब लोगों को तो नहीं आप रोक सकते, कोई पीठ पीछे आपकी निंदा करे, बात करे, तो आपने नेगेटिव भी नहीं होना है, उसके लिए नेगेटिव सोचना भी नहीं है। आपने ये कमांड अपने माइंड को देनी है कि अगर हमारी कोई पीठ पीछे बात कर रहा है तो मुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मरने के बाद तो केवल तारीफ होती है। तो आप पे पॉजिटिव ले सकते हो उस बात को। सारा खेल नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का है। अगर आप कहीं सक्सेसफुल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, आपका एटीट्यूड, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण वही डिसाइड कर रहा है। अगर आप हर चीज को पॉजिटिव वे में लेते हैं, कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। आपकी जॉब चली जाए, मान लो आप सवेरे आए और आपके बॉस ने कहा भाई आज से आपने नहीं आना, कल से छुट्टी होगी। अब आप घबरा गए, टेंशन में आ गए, मेरा क्या होगा, घर वालों को क्या कहूंगा, कैसे गुजारा चलेगा। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका है आपने सोचना कोई बात नहीं, जॉब तो गई है, जिंदगी तो नहीं गई, एक गई है 10 और ले लूंगा। भगवान ने अगर एक दरवाजा बंद कर लिया तो 10 और खुले पड़े हैं, हो सकता है आपके लिए उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हो। ये आपको मौका है उस अपॉर्चुनिटी को लेने का, तो आप उसको पॉजिटिव ले सकते हैं या नहीं ले सकते। कोई आपको गाली दे, क्या पॉजिटिव लोगे? आपने सोचना ये मुझे गाली नहीं दे रहा, ये तो मुझे गुलाब का फूल दे रहा है। सोच लो, सोचने में क्या जाता है। कोई आपकी निंदा करे, कहते निंदा तुम्हारी जो करे मित्र तुम्हारा सोई। बिन साबुन बिन पानी वो आपको साफ कर रहा है, आपकी धुलाई कर रहा है। एटलीस्ट दुनिया में एक कोई ऐसा आदमी है जो अपना टाइम, अपनी एनर्जी आपको परफेक्ट बनाने में दे रहा है कि ये परफेक्ट बन जाए, इनमें कोई कमी ना रहे। तभी तो निंदा कर रहा है ना, और फ्री में आपका डायग्नोज कर रहा है। जो आपको क्रिटिसाइज करता है वो फ्री में आपका डायग्नोज कर रहा है, एक्सरे कर रहा है, एमआरआई कर रहा है कि आप में ये कमी है, आप में ये बीमारी है, इसको ठीक कर लो। उसका थैंक यू करना चाहिए, आप उस चीज को पॉजिटिव ले सकते हैं।
कोई व्यक्ति आपको परेशान करे, आपने सोचना है ये मुझे परफेक्ट बनाने के लिए आया है। सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते? कुछ भी हो जाए, एक कमांड अपने माइंड को दो, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। टेंशन फ्री लाइफ का सबसे बड़ा फार्मूला कि मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। और जितना आपका इस थॉट के ऊपर बिलीव होगा उतना ही अच्छा होगा। अगर डाउट आया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं बुरा ना हो जाए, तो फिर बुरा ही होगा। और अगर आपने फेथ कर लिया मेरा हमेशा अच्छा ही होगा, जो होता है एवरीथिंग हैपन्स फॉर, किसके लिए होता है? गुड। एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। कहने को तो हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं और ये नहीं समझते कि जो होगा गुड होगा, और जो हो रहा है वो भी गुड है, जो हुआ वो भी अच्छा। अगर ये 3 लाइनें भी याद रहें, जीवन में खुशियां परमानेंट आ जाए, टेंशन कभी होए ना। टेंशन तब होती है जब टेंशन के साथ ए लगाना हम भूल जाते हैं। अटेंशन। कोई भी काम करो अटेंशन से करेंगे, टाइम पे करेंगे तो टेंशन होएगी नहीं। तो टेंशन को दूर करने का सिंपल सा फार्मूला, अटेंशन रख के काम करो और सदा सोचो जो होगा देखा जाएगा। ऑल इज वेल, एक गीत बना हुआ है बहुत अच्छा, ऑल इज वेल। केवल अपना थॉट सिस्टम पॉजिटिव बनाना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है। कोई आपका बॉस, कई बार हमारी ये भी कंप्लेन रहती है, इतना अच्छा काम करो कोई शाबाश भी नहीं देता, और ही डांटते हैं हमारे ऊपर वाले। कभी कहा ही नहीं कि तुमने कोई अच्छा काम भी किया। या किसी को ज्यादा मिल गई हमें कम मिल गई तो भी कंपैरिजन में आ जाते हैं कि उसकी तो तारीफ करते हैं सर, मेरे बारे में कोई कहता ही नहीं है। कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, आप अपनी तारीफ अपनी नजरों में ऊंचे बनो, उसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। खुद ही खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो। जो व्यक्ति खुद को रिस्पेक्ट देता है दुनिया उसको सब रिस्पेक्ट देते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, हाथ आगे कर लो, इस हाथ को थोड़ा और ऊपर कर लो, और ज्यादा ऊपर कर लो, इतना ऊपर कर लो कि छू लो आसमान। अब इस हाथ को 180 डिग्री मोल्ड करते हुए, कोहनी को मोड़ते हुए अपनी पीठ पे ले जाओ और 3 बार अपनी पीठ पे थपकी देते हुए कहिए शाबाश। बोलिए जोर से, शाबाश शाबाश शाबाश। वारे मैं लाखों में एक हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम पावरफुल, आई एम वंडरफुल, गॉड लव्स मी, गॉड लाइक्स मी, आई एम स्मार्ट, एवरीथिंग इज फाइन, आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ। शाबाश, लगे रहो, अच्छे काम करते रहो, सबकी मदद करते रहो, भगवान तुम्हारे साथ है, तुम एक दिन इतिहास रचोगे, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, ये दुनिया तुम्हें भी पहचानेगी। तुम एक खास मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए हो, तुम एक दिन इतिहास रचोगे। शाबाश, लगे रहो, डटे रहो, आगे बढ़ते रहो। बस सिंपल सी बात है भाई जी, बैटरी बदल दो। तो ये सारी चीजें हमारे पास ही हैं, हर चीज का हल हमारे पास है, हमें कहीं सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, there are some people who are problems, some people are problems, some people have problems, some people make problems, and there are some people
who solve the problems. What about you? You have to become problem personality or solution personality. It's your choice. क्या बनना पसंद करेंगे? Would you like to become solution personality or problem personality? समस्या का अंग बनना चाहते हैं या समाधान का अंग? समाधान। वही लोग पसंद किए जाते हैं जो समाधान ढूंढते हैं, और जो बात बात में प्रॉब्लम लेके आ जाएंगे तो आपके सीनियर कहेंगे तो कोई ना कोई पंगा रोज पाके रखता है। और एक है, पंगे तो हैं, समस्या तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उनको सॉर्ट आउट कर देता है, हैंडल कर लेता है। उसको सारे लोग लाइक करते हैं, उसको हर कोई अपनी टीम में जोड़ना चाहेगा, और ऐसा लीडर के साथ भी हर कोई जुड़ना चाहेगा। लीडर भी वो जो अपनी टीम के हर एक मेंबर का ध्यान रखे, वो उसकी फैमिली मेंबर्स की तरह है। उसमें कोई कमजोर भी हो सकता है, किसी चीज में कोई ताकतवर भी हो सकता है, लेकिन उसने इक्वली सबके साथ बिहेव करना है अगर टीम को साथ लेके चलना है। सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट, सबके लिए इक्वल लव, और सबका कोऑपरेशन, सबकी एप्रिसिएशन। टीम में कभी ये ना कहो कि सारा काम, अगर कामयाब हो गए टीम में किसी काम में, मैंने किया जी सब कुछ, वो कभी टीम लीडर नहीं बनता। टीम लीडर वो जब नुकसान होए तो कहे मेरी वजह से हुआ, और जब कामयाबी मिले तो कहना टीम के कारण हुआ। जो टीम को क्रेडिट देता है वो टीम लीडर बनता है। तो ये भी एक लीडर की क्वालिटी होती है। एक अच्छे लीडर का रोल क्या है? अच्छे लीडर का रोल नॉट टू डिसिप्लिन पीपल बट टू एम्पावर देम। एक गुड लीडर इज नॉट टू, हिज रोल इज नॉट टू कंट्रोल पीपल बट टू इन्फ्लुएंस द पीपल। हिज रोल इज नॉट टू चेंज द पीपल बट टू इंस्पायर द पीपल। हम यहाँ किसी को डिसिप्लिन करने नहीं आए हैं दुनिया में, हमारा काम है एम्पावर करना। जिसको कोई चीज आती नहीं है उसको सिखा के उसको आगे बढ़ाना। हमारा रोल दूसरे को चेंज करने का, कंट्रोल करने का, डिसिप्लिन करने का नहीं है। हमारा काम दूसरे को इंस्पायर करने का है, मोटिवेट करने का है, उसको ताकतवर बनाने का है, एम्पावर करने का है। ये एक अच्छे टीम लीडर की निशानी होती है। अगर वो आप अपने जीवन में करेंगे, और टीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी टीम का हेड अगर आप गॉड को बना लो, अल्लाह को बना लो, भगवान को बना लो, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेगा। हर मीटिंग से पहले अगर आप कोई मीटिंग ले रहे हैं, 1 मिनट साइलेंस में बैठ के उस ईश्वर को याद करेंगे, साइलेंस में बैठ के, तो हर चीज टीम में प्रॉपर होती रहेगी। क्योंकि आपने अपनी टीम का मेंबर, टीम का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी। फिर कोई भी चिंता नहीं होगी। जो व्यक्ति खुद की चिंता खुद करता रहता है उसके लिए खुदा निश्चिंत हो जाता है, और जो व्यक्ति खुद निश्चिंत रहता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको छोड़ देता है क्योंकि हेड वो है, तो वो निश्चिंत रहता है। उसके लिए चिंता खुदा करता है, भगवान उसकी चिंता करता है जो खुद निश्चिंत रहता है। और जो खुद अपनी करता है तो भगवान कहेगा भैया करता रहा चिंता, फिर मेरा कोई रोल नहीं है। तो ये बड़े फार्मूले हैं टीम में सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आप अपने जीवन को सेटिस्फैक्टरी बनाना चाहते हैं तो 3 फैक्ट्रीज जरूर खोल लो अपने मन में। वैसे तो फैक्ट्री खोलना बड़ा मुश्किल है, सारे नहीं खोल सकते, लेकिन ये ऐसी 3 फैक्ट्रीज मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ सेटिस्फैक्टरी हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपने माइंड में कौन सी फैक्ट्री खोलनी है? हाथ रखो। माइंड में आपने खोलनी है आइस फैक्ट्री। आइस फैक्ट्री मतलब मन को, दिमाग को ठंडा रखना है। यहां हाथ रखो मुख में। अपने मुख में खोलनी है आपने कौन सी फैक्ट्री? शुगर फैक्ट्री। मुख मीठा होना चाहिए, मुख से वचन निकलने चाहिए मीठे। कहते मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है, और कड़वा बोलने वाले का शहद भी कोई नहीं खरीदता। और तीसरी चीज जो फैक्ट्री आपने खोलनी है अपने हार्ट में,
अपने दिल में लव फैक्ट्री, सबके लिए गुड विशेज, सबके लिए गुड फीलिंग्स, सबके लिए प्यार, सब हमारे हैं, कोई दुश्मन नहीं, ऑल आर आवर गुड फ्रेंड्स। तो जब ये 3 फैक्ट्रीज खुल जाएंगी तो लाइफ क्या बन जाएगी? सेटिस्फैक्ट्री। बनेगी या नहीं बनेगी? कहते हैं टैलेंट से आप किसी गेम को तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपने चैंपियनशिप जीतनी है तो टीम वर्क में आना ही पड़ता है। तो टीम में सक्सेसफुल होने के ये कुछ फार्मूलाज मैंने आपको दिए, जो आपकी लाइफ में बड़ी मदद करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, अब और चीजें पे आते हैं, क्योंकि लेक्चर में कई चीजें कवर करनी है। थोड़ा सा एंगर के ऊपर आ जाते हैं। वेयर देर इज एंगर देर इज डेफिनेटली डेंजर। एंगर के साथ अगर डी लगा दो, ओनली 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, तो डेंजर बन जाता है। तो गुस्से वाला आदमी भी ना बड़ा डेंजरस होता है, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने लोगों के लिए, सबके लिए। और डेंजर कहाँ लिखा होता है? बिजली के खंबे पे लिखा होता ना, डेंजर 440 वोल्ट, छूना मना है। तो गुस्से वाले के से भी कोई प्यार नहीं करता, सब दूर भागते हैं कि भाई इसमें तो रावण प्रवेश कर गया है, शैतान आ गया है, भागो यहां से। और उसकी हालत बताऊं कैसी हो जाती है? जो बिजली के खंबे में डेंजर के नीचे ना 2 हड्डियां बनी होती है और एक खोपड़ी भी बनाई होती है, मतलब रूखा सूखा, उदास, कोई जीवन में रस नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है। और गुस्सा उसी को आता है जो अंदर से खाली है। याद रखना, गुस्सा, कभी आपने देखा हो समुद्र को आग लगती है? आग लगती है सूखी बांस की झाड़ियों में, अपने आप ही लग जाती है, क्योंकि सूखी है। जो व्यक्ति भरा हुआ है प्यार से, जो भरा हुआ है अच्छाइयों से, दुआओं से, खुशी से, वो कभी गुस्सा करेगा ही नहीं। और जो अंदर से बीमार है, अंदर से खुद ही दुखी है, दर्द में है, वो व्यक्ति फिर गुस्सा करता है। और लोगों के साथ तो थोड़ी देर के लिए करता है, अपने साथ 24 घंटे करता रहता है। सबसे बड़ी सजा वो खुद को खुद देता है। गुस्सा करने का मतलब है अपनी गलतियों की सजा दूसरों को देना, दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। गलती दूसरा कर रहा है, ड्राइविंग वो रॉन्ग कर रहा है, और मैं चलाता चलाता रोड पे गुस्सा करी जा रहा हूं। कैसे कैसे लोग ड्राइविंग करते हैं, कहां से आ जाते हैं उठ के, तब तक वो पता नहीं कहां चला गया, और हम अंदर बैठे बैठे गालियां दे रहे। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है। और जो व्यक्ति आप पे गुस्सा करे उस पे भी आपने तरस करना है। क्यों तरस करना है? क्योंकि वो बेचारा खुद दर्द में है, बीमार है। बीमार व्यक्ति के साथ अगर आपने और उसको तंग किया, उसने गुस्सा किया और आपने भी गुस्सा किया, तो उसका दर्द और बढ़ेगा, उसके घाव और बढ़ेंगे। वो व्यक्ति खुद ही खाली है, हमें जरूरत है उसका खालीपन भरने की। जो उसके जीवन में प्यार की कमी है, खुशी की कमी है, वो जब दूर होगी वो गुस्सा करना छोड़ देगा, वो आप पे चिल्लाना छोड़ देगा, आपको तंग करना छोड़ देगा। लेकिन दूसरे को भी तो वही प्यार देगा जो खुद प्यार से भरपूर होगा। हमें खुद ही प्यार के लाले पड़े हुए हैं, इसलिए वो भी चिल्लाता है, हम भी चिल्लाते हैं, हम कहते हैं हम भी कम नहीं है, क्योंकि हम खुद खाली है। खाली बर्तन ही तो आपस में टकराते हैं, भरे हुए देखे कभी टकराते हुए? और टकरा भी जाए तो आवाज भी नहीं आती, आवाज भी उन्हीं की आती है जो खाली होते। इसलिए अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा करे, उसके ऊपर रहम करना है। मान लो आपको किसी की गलती दिख गई, तभी गुस्सा करते हो ना, इसने ऐसा क्यों किया? तो क्या करना है? उसके ऊपर मर्सी करनी है, तरस करना है, रहम करना है कि ये बेचारा, इसकी कैपेसिटी इतनी है। एक बार किसी जगह हम गए तो कंपनी के मालिक कहता, जी मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर, कोई काम नहीं करते ठीक, कोई तरीका बताओ कैसे दूर करूं गुस्सा। मैं क्या, किस पे गुस्सा आता है? मैं कहता है जी जो मेरे नीचे काम करते हैं एम्प्लॉय। मैं कह, जी वो इसलिए ठीक से काम नहीं करते क्योंकि वो एम्प्लॉय हैं, अगर वो इतने अच्छे होते तो आपकी जगह मालिक बन जाते। तो मालिक आपको भगवान ने इसलिए बनाया है क्योंकि आप तो परफेक्ट हैं। अब उनमें कोई कोई कमी है बेचारों में, इसलिए तो मालिक नहीं बन पाए। अगर वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो गए तो फिर आपकी सीट पे बैठ जाएंगे।
कहता हाँ ये बात तो सही है। तो सारे ही परफेक्ट कैसे हो सकते? जब हम खुद ही परफेक्ट नहीं है तो हम दूसरों में परफेक्शन क्यों ढूंढे? कई बार हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मैं तो ठीक था, उस आदमी ने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने ऐसा काम किया, ऐसी बात बोली कि मुझे भी गुस्सा आ गया। क्या कोई हमें गुस्सा दिला सकता है? कोई व्यक्ति हमें तंग कर सकता है? कोई आदमी हमें इरिटेट कर सकता है? कोई तंग नहीं कर सकता, कोई गुस्सा नहीं दिला सकता। ये हमारी कमजोरी है, ये उसकी कमजोरी नहीं है जो गुस्सा दिला रहा है। उसके पास तो गुस्सा है इसलिए वो गुस्सा कर रहा है, पर आपके पास प्यार है या नहीं है? आपके पास प्यार ज्यादा है या गुस्सा ज्यादा है? प्यार ज्यादा है ना, तो फिर क्यों आपका ट्रिगर गुस्से वाला बटन क्यों दबता है? उसको गुस्से को देख के, उसने गुस्सा किया, उसके गुस्से को देख के आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसका मतलब आप उसको फॉलो कर रहे हैं, जो वो करेगा आप उसकी नकल कर रहे हैं। इसका मतलब वो ताकतवर है जो आपने उसका गुस्से को अपने में ले आए। होना ये चाहिए कि आपके प्यार में इतनी ताकत हो कि वो गुस्से में बोले और आप प्यार से बोलें और आपके प्यार का प्रभाव उस पर पड़े, वो आपकी नकल करे, आपको कॉपी करे और वो प्यार से बोलने लग जाए। वो भी तो कॉपी करेगा ना, जैसे आप उसके गुस्से को देख के गुस्सा कर रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि आपके प्यार को देख के वो भी प्यार में आ जाए। और होता है, आपकी तरफ कोई देखे नहीं, लेकिन आपने किसी को कह दिया जी राम राम गुड मॉर्निंग, तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देगा ना, देना पड़ेगा। अगर आप प्यार से बात करेंगे, दूसरे वाला मोल्ड हो जाएगा अपना गुस्सा छोड़ के आपसे प्यार से बात करने में। पर असलियत ये है कि आप में खुद ही प्यार की कमी हो रखी है। अब प्यार भरना है और प्यार का सोर्स वो परमात्मा है। जब तक उस खुदा से, उस गॉड से हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ता, तब तक हम में पावर नहीं आती अच्छाई पे चलने की, तब तक पावर नहीं आती खुश रहने की, तब तक किसी भी चीज में असली उसका मजा लेने की पावर नहीं आती। आज हम उस पावर से डिस्कनेक्टेड हैं। दुनिया में जुड़ गए एक दूसरे से, सब जगह बात हो रही है, ना अपने से बात करने की फुर्सत है, ना उस परमात्मा से बात करने की फुर्सत है। बाकी मोबाइल में, इंटरनेट में 24 घंटे हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए या नहीं जुड़े हुए, लेकिन आपस में अपने से बात करने की फुर्सत नहीं है, तो वो निकालनी है। और गुस्से का और भी बहुत से हल हैं। सहन शक्ति, जिसमें टॉलरेंस पावर कम होती है ना, वही तो गुस्से का शिकार होता है। तो गुस्से को कम करना है तो सहन शक्ति को बढ़ाइए। होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है, फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। तो अगर आपको कुछ सहन कर लिया तो क्या बड़ी बात हुई, अच्छी बात हुई ना। सहन करता है वही शहंशाह बनता है, और हर आदमी को करना पड़ता है, कितनी भी बड़ा आदमी हो। ऐसा कोई नहीं है जिसको सहन ना करना पड़ता हो, जिसको लोगों की नुक्ताचीनी, निंदा, गालियां ना खानी पड़ी हो। सब कुछ करना पड़ता है। जीवन में लोग तारीफ भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, कभी कुछ होगा, कभी हार होगी, कभी जीत होगी, हर चीज सहन करनी। जो सह गया वो रह गया, और जो सहन नहीं जिसकी ताकत वो टूट गया। मूर्ति देखी है कभी, पत्थर से बनती है, जो हर हथौड़ा सहन करती है वो मूर्ति बनती है, जो टूटती नहीं। उसकी पूजा होती है, रिस्पेक्ट मिलता है उस पत्थर को। और जो बीच में टूट जाए तो क्या वो मूर्ति बनती है, पूजनीय बनती है? उस पत्थर को फिर मंदिर में जहां पांव से चलते हैं ना सभी, वहां रख देते हैं, भी कहीं तो यूज करें इसको। वो नॉर्मल पत्थर बन के रह जाता है। और जो सह लेता है हथौड़े की हर मार। किसी ने पूछा पत्थर से, कहते कैसे गोल हुआ? कहता जी ठोकरे खा खा के, सह सह के ही गोल हुआ है। जो सह लिया वो रह लिया।
और जिसने बात बात का, वही व्यक्ति कमजोर है जो बात बात पे गुस्सा करता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे इरिटेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित हो जाता है। गुस्सा हमारी ताकत नहीं है, याद रखना, कमजोरी है। ये कायरों का हथियार है। ताकतवर तो वो है जो सहन करना जानता है, जिसकी टॉलरेंस पावर ज्यादा है। कौन सा ब्रिज पावरफुल होता है? जिस ब्रिज के ऊपर हजारों लाखों टन के ट्रक मालगाड़ियां गुजर जाएं, हम कहेंगे कि उसकी टॉलरेंस पावर मालगाड़ी के वेट से ज्यादा है, तभी तो सहन कर रहा है। और हम अगर टूट गए, थोड़ी सी कोई समस्या आई, किसी ने कुछ कहा, मूड ऑफ हो गया, बात बात पे गुस्सा आ गया, हर किसी को डांट रहे हैं। कईयों का गुस्सा एग्रेसिव होता है, कईयों का सप्रेसिव भी होता है, बोलते नहीं, अंदर ही कुटते रहते। अब एक सबॉर्डिनेट अपने बॉस को क्या बोलेगा? तो सुनता रहता है, कोई बात नहीं, बोलो मेरे को, 100 दिन सास के, एक दिन बहू का आएगा तब बताऊंगा। तो वहां बोल नहीं सकता, पर अंदर अंदर परेशान हो रहा है, चिढ़ रहा है। तो वो गुस्सा कैंसर पैदा कर देता है। जो एग्रेसिव वाला है, बाहर का गुस्सा जो हम बोल पड़ते हैं, वो हमें हार्ट अटैक लाता है, बीपी बढ़ाता है। और जो सप्रेस कर देते हैं, वो गुस्सा कैंसर तक का काम, पैरालिसिस तक का काम करता है। बड़ी खतरनाक बीमारियां होती हैं टेंशन और गुस्से से। तो इनको जितनी जल्दी छोड़ दो, खुश रहना सीखो। जो मिला है ऊपर वाले का थैंक यू करो कि भगवान तूने जो दिया है कम नहीं दिया। किसी से तुलना ना करो, किसी को ये ना देखो इसको ज्यादा इसको कम, आपको आपकी योग्यता से ज्यादा मिला है, ये सोचो। एक बार एक आदमी मंदिर में भगवान को कोस रहा था कि भगवान तूने मुझे गरीब बनाया, देखो हवाई चप्पल पहन के जाना पड़ता है, मेरे पास कोई ब्रांडेड शूज भी नहीं। जैसे बाहर निकला मंदिर से, उसने एक आदमी को देखा, उसके शूज तो क्या पाँव ही नहीं थी। फिर फटाफट मंदिर में आया, थैंक यू भगवान, तूने मुझे कम से कम पाँव तो दिए हैं, जूते मैं खुद खरीद लूंगा। कितनी बड़ी भगवान की नेमत है, शरीर इतना अच्छा मिला है, 2 आंखें मिली हैं, 2 कान, सब ठीक ठाक है। भारत जैसे अच्छे देश में हम पैदा हुए हैं, और क्या चाहिए? बस उसका थैंक यू करो, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल शुक्रिया। हे भगवान तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं संतुष्ट हूं। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वही खुश रहता है, वही टेंशन फ्री रहता है। कोई ज्यादा फालतू की इच्छाएं ना रखो, इच्छाओं का गुलाम भी सुखी नहीं रहता। इसलिए किसी ने कहा, पावर गई, चाह गई चिंता मरी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। आज से ये एटीट्यूड अपने अंदर लाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए मेरे पास ऑलरेडी है। एक संतुष्ट व्यक्ति भिखारी होके भी राजा है, और एक असंतुष्ट व्यक्ति राजा होके भी भिखारी की तरह ही रहा है, क्योंकि वो मांगता रहता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, यहां से मिल जाए। और मांगने वाला क्या है? खाली भिखारी। तो आप दाता के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो, देने वाले बनो। ये सारी बातें हमने ब्रह्मा कुमारीज में जाके सीखी कि हमें लेने वाला बनना ही नहीं है, हमें क्या बनना है? देने वाला। और जो देता है उसको ऊपर वाला उसकी जरूरत से ज्यादा देता है। वो हमें देता है, हमें दूसरों को देना है, बांटते रहना है। क्या बांट सकते हैं? खुशियां, प्रेम, रिस्पेक्ट, सहयोग, दुआएं। दूसरों को दुआएं दो, अच्छा सोचो सबका। जो दूसरों का अच्छा सोचता है उसका अच्छा अपने आप हो जाता है, उसे किसी से फिर मांगने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए सबका अच्छा सोचना है जीवन में खुशियां लाने के लिए। और लास्ट में एक टॉपिक आपका रह गया, वो है नशा। नशा जो नाश करता है हमारे जीवन का। कहीं ये नशा तो नहीं करता? जो उठ गए, कहीं तलब हो गई हो नशे की, ये 1 घंटा हो गया मेरे से बीड़ी पिए नहीं रहा, फोन का बहाना लेके उठ गए हो,
ये जो फोन ऐसे करके जाते हैं ना, लगता है ये असली में फोन आया है या जाने के चक्कर में फोन का बहाना बना रहे हैं। चलो जो भी है, हम नशे को समझे एक ऐसी बुराई जो कई बुराइयों को पैदा करती है, एक ऐसी बुराई जो हमारी जीवन तबाह कर देती है, चारों तरफ तबाही लाती है, बर्बादी लाती है और सर्वनाश का कारण बनती है। हमें लगता है कि मजा आ रहा है, पहले तो मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे वो मजा सजा में बदल जाता है और हमारा जीवन तबाह हो जाता है। इसलिए कहते हैं सफलता का नशा जीवन भर की सजा। ये भी कहते हैं कि नशे की आदत बीमारियों को देती है दावत, नशे को जो अपनाएगा पूरा जीवन पछताएगा, जो होगा नशे का आदी उसके जीवन की होगी बर्बादी, जो करता है नशे का सेवन दुख अशांति कला कलेश वाला बन जाता है जीवन। इसलिए अब नशे को गले नहीं लगाना है। नशे को गले लगाने का मतलब है मौत को पास बुलाना। अब यही संदेश जन जन तक पहुंचाना है कि नशे को हाथ भी नहीं लगाना है। हमने अपने देश को पोलियो मुक्त बनाया, अब अगली चुनौती हमारी नशा मुक्त भारत बनाने की है। और भारत जब नशा मुक्त बनेगा तभी तो विश्वगुरु बनेगा। कितना पैसा, कितनी हॉस्पिटलों में जाओ आप, ज्यादातर बीमारियों वाले ये नशों के शिकार है। किसी को लंग्स का कैंसर हो रहा है, किसी को फेफड़ों का, किसी को लिवर खराब हो गया, किसी की किडनी खराब हो रखी है, किसी के हार्ट में बाईपास सर्जरी हो रही है। ये इतना अमूल्य शरीर, कुदरत का तोहफा, भगवान की नेमत जो इतना अच्छा हमें मिला है, अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करने के लिए मिला है, हम उसमें क्या क्या डाल रहे हैं, कितना कूड़ा, कितने नशे, पता नहीं खैनी खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, कोई सुल्फा, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी और बड़े बड़े ड्रग्स, उनका तो नाम सुन के ही घबरा जाता आदमी। अफीम, गांजा, चरस, भांग, हीरोइन, स्मैक, पता नहीं कितने किस्म के नशे हैं, ऐसे ऐसे नशे। और इसके पीछे बहुत से उल्टे दिमाग वालों की साजिश है। आपको पता नहीं है ये सारा पैसा कहाँ जाता है। ये आतंकवाद में जाता है ड्रग्स का पैसा, और वो आतंकवादी हमारे जवानों के सीनों में गोली चलाते हैं, देश की बर्बादी होती है उसकी वजह से। लेकिन कोई सोचता नहीं है। चलो उन्हें ना सोचे, पर हम अपने जीवन के लिए तो सोचे ना। मैंने अपना जीवन नरक में क्यों बनाना है। कितना दर्द होता है जब व्यक्ति को कैंसर होता है। ये जो गुटखा खाते रहते, पता नहीं कहाँ कहाँ थूकते रहते, मतलब ये कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी है? ऐसे कहीं भी थूकना गलत होता है, उसका प्रॉपर जगह कूड़ा कहाँ डालना है, थूकना कहाँ है। हम रास्तों में पता नहीं जहां मिले वहीं थूक देते हैं। दीवारों पे कई जगह जाओ तो वो वहां उन्होंने अपनी पिचकारी बना के निशान बना रखे होते हैं। तो कितना असभ्य, कितना गंदा लगता है। अच्छा चलो वहीं तक बात नहीं है कि वो गंदगी फैला रहे हैं, अपने मुंह को गंदा कर रहे हैं। एक बार जो व्यक्ति गुटखा खाने लगता है, तंबाकू का सेवन करता है किसी भी रूप का, चाहे वो स्मोकिंग हो, चबाने वाला हो, चूसने वाला हो, धुएं में उड़ाने वाला हो, इन लोगों के जबड़े धीरे धीरे लॉक हो जाते हैं। मेरे को बताया पिछले ग्रुप में जो लोग थे आए, उन्होंने बताया जी हमारे में है ऐसे, उनमें जाता ही नहीं अब हाथ अंदर, मुंह में कुछ जाता ही नहीं, जबरदस्ती डालना पड़ता है। पहले पूरे 5 उंगलियां जाती थी, फिर 4 जाने लगी, फिर 3, 2, अब 1 भी नहीं जाती, मुंह बंद हो रखा है, खाना नहीं खाया जाता, इतनी दर्द होती है। और फिर ऑपरेशन करके जबड़े खोलो, फिर दोबारा बंद हो जाएंगे, क्योंकि खाते तो रहेंगे, स्मोकिंग करते रहेंगे, धुआं उड़ाते रहेंगे, ये सोच के कि पता नहीं हम क्या बन गए जी स्मोकिंग करके। कितना काला धुआं, कभी आप देखना, जब रसोई में खाना बनता था ना पहले, लकड़ी वाली रसोई में लकड़ियां जलाते थे जब, तो आग के धुएं से छत में पूरी एक परत जम जाती थी, काला हो जाता था ऊपर वाली चीज। वही काला धुआं जब हमारे अंदर जाएगा तो हमारे फेफड़ों को, वहां भी तो वो कोयले वाली परत जमेगी,
और मेन बात है, जो हमारी सांस की नलिकाएं हैं वो बड़ी संकीर्ण होती हैं, बड़ी टाइट होती हैं, और उनमें वो जम गया तो उनमें जो हवा जा रही है वही बंद हो जाती है जाना। इसलिए ऐसे व्यक्ति को दमा हो जाता है, पहले खांसी, फिर टीबी, फिर दमा, और लास्ट में लंग्स का कैंसर, और बाद में मौत। तो जब पता है ये इतनी खराब है हमारे लिए, बे टाइम मरना चाहते हैं, अकाले मरना चाहते हैं कि 100 साल जी के जाना है और तड़फ तड़फ के जाना है, दर्द में जाना है, फिर तो नशे करो। तो आज ये पक्का करो कि नशा छोड़ना है, चाहे वो शराब का है, चाहे कोई भी है। शराबी व्यक्ति, सुन लो ध्यान से, जो शराबी व्यक्ति है वो केवल शराब नहीं पी रहा, बल्कि अपनी मां की खुशियों को भी पी रहा है, अपने बाप की प्रतिष्ठा को पी रहा है, अपनी पत्नी के सुकून को पी रहा है, और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को भी पी रहा है। तो अब आप चाहते हैं अपने परिवार की बर्बादी, अपने करियर की बर्बादी, अपनी हेल्थ की बर्बादी, फिर तो नशे करते रहो। थोड़ी देर के लिए मजा आता रहेगा, वो भी पहले एक पैग में आएगा, फिर नशा नहीं चढ़ेगा, फिर 2 लेने पड़ेंगे, फिर नशा नहीं चढ़ेगा, एक टाइम आएगा 4 लेने पड़ेंगे, और बढ़ता जाएगी डिमांड बॉडी की, फिर पूरी की पूरी बोतल आप निकल जाओगे, फिर भी नशा नहीं चढ़ेगा। और एक नशा ऐसा है जिसे कहते हैं नारायणी नशा, मतलब भगवान का नशा। अपना दिमाग, अपना मन अच्छे में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ। कितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी मदद करो, भगवान की भक्ति करो, अच्छे तरफ लगाओ, तो वही आपको वो नशा कम होता है क्या? वो नशा चढ़ाओ तो ये फालतू के नकली नशे की जरूरत ही नहीं है। शराब आदमी किसके लिए पीता है? कि 2 पल के लिए वो उसकी चिंता खत्म हो जाए, फिक्र समाप्त हो जाए, इसीलिए पीता ना। अब चिंता समाप्त हो गई, छूट गई, और फिक्र के चक्कर से आदमी निकल जाए, तो खुशी का नशा जो आदमी पर चढ़ता है, उसको लेने के बाद फिर नकली नशे की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए नशे को तौबा तौबा करो, बाय बाय करो। याद रख लो, ये तबाही है, बर्बादी है, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। जिस पेड़ पे चढ़े हैं उसकी टहनियों और उसकी ब्रांचेस को हम खुद काट रहे हैं। और हमसे हमारे बच्चे क्या सीखेंगे भाई? शराबी के बच्चे को क्या बोलेंगे लोग? उसको भी फिर शराबी बोलेंगे ना। हमारे घर में बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको किस नजर से लोग देखेंगे? शराबी के घर में अच्छे लोग तो आते नहीं, जो आएंगे वो भी उनकी तरफ वही नजर से देखेंगे। अच्छा, बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं हम भावी पीढ़ी को? वो हमसे प्रभावित होंगे, कहेंगे हमारे पिताजी खुद ही शराबी हैं, खुद ही नशा नहीं छोड़ सकते कोई। बस संकल्प कर लो। छोड़ने का तरीका है, एक बार मन में ठान लो कि मुझे छोड़ना है। आज तक पिया कोई बात नहीं, आज तक गलती हुई कोई बात नहीं। एक संकल्प, एक आइडिया पावरफुल मन में ले आओ कि आज से नहीं पीऊंगा, उसी वक्त खत्म हो जाएगा। और मन अपना पॉजिटिव कामों में, क्रिएटिव कामों में लगाओ। मन को खाली रखेंगे, ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे जो खाते पीते हैं, तो वो तो आपको पक्का खिलाएंगे। उनसे थोड़ी दूरी कर लो, वो आपके दोस्त नहीं है। एक महिला हमारे पास आई अपने पति को लेके, उसके पति ड्राइवर थे, बस में गाड़ी चलाते थे। तो महिला कहने लगी कि जी ये मेरे पति हैं, बड़ा तंग करके रखा है। मैं क्या हुआ? कहते जी हर रोज दारू पीते हैं और हम मेरी भी पिटाई करते हैं, घर में 3 बेटियां हैं, उनको भी मारते पीटते हैं। मैंने उसे बुलाया, मैं क्या भाई बता क्यों दारू पीते हो? कहते जी पीना तो मैं भी नहीं चाहता, पर तलब होती है, बड़ी इच्छा होती है, और मेरे दोस्त मुझे पिला देते हैं जी। मैं क्या दोस्त तेरे मुंह में जबरदस्ती डालते हैं? कहते जी जबरदस्ती तो नहीं डालते, पर मैं उनके कहने पे पी लेता हूं। मैं क्या, जो व्यक्ति आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है वो दोस्त है या दुश्मन है? पहले तो आप ये फैसला करो। जो आपको सिगरेट पीने के लिए, शराब पीने के लिए कहता है, वो आपका दोस्त है ही नहीं, वो नंबर 1 दुश्मन है। वो रावण, वो साधु के भेष में रावण है एक्चुअल में। वो तुम्हें ले जाएगा उठा के, शोक वाटिका में रख देगा, सारी उम्र
शोक में रहोगे, दुख में रहोगे, इसलिए उनकी बात ना सुनो, उनसे दूरी बनाओ। दोस्त मैं हूं आपका, जो मैं आपको बता रहा हूं कि छोड़ो, मेरे खातर छोड़ो, वायदा करो कि आज से नहीं पीऊंगा। उसने कहा जी नहीं पीऊंगा। मैंने पूछा तुम गाड़ी चलाते हो, कितने का जीवन खतरे में डाल देते हो? गाड़ी चलाने के बाद कितने लोगों की लाइफ खत्म हो जाए। तो उसने रियलाइज किया और उसको छोड़ा। तो हम भी छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते? आप बीड़ी छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं जो बीड़ी पीते हैं? ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बीड़ी बड़ी मुश्किल है जी, मेरी तो दिन का स्टार्ट ही बीड़ी से होता है, उसके बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकता। ऐसा तो नहीं आता। 1 मिनट में मैं आपकी बीड़ी छुड़ा सकता हूं। कैसे छोड़ेंगे? बताऊं तरीका। मान लो मैं आपके सामने बीड़ी के साथ साथ एक सिगरेट भी रख दूं, तो किस चीज को आप उठाओगे? सिगरेट को। क्यों उठाओगे? क्योंकि सिगरेट में ज्यादा नशा है, इसलिए आपने बीड़ी छोड़ दी। तो अब छूटी ना बीड़ी, इसलिए छूटी क्योंकि अब आपको बड़ी चीज मिल गई। तो आप आज से डिसाइड करो कि सबसे ज्यादा बड़ा नशा किसमें है? बीड़ी में, सिगरेट में, शराब में, या जो मैं कह रहा हूं उस परमात्मा का नशा, अच्छे काम करने का नशा, किसी की मदद करने का नशा, किसी के चेहरे पे खुशियां लाने का नशा, रोते हुए को हंसाने का नशा। ऐसे कामों में अपने आप को लगाओ। और ऐसे के लिए ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में लोगों को यही सिखा रही है, मोटिवेट कर रही है कि नशे तो छोड़ो ही छोड़ो, पर 5 बुराइयां भी छोड़ो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अपने अंदर दैवी गुण लाइए, अच्छाइयां लाइए, तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। आपका बनेगा तो आपका परिवार में सुख शांति आएगी। इसमें मेडिटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने आप को पावरफुल बना सकते हो, जिससे इन नशों को और बुराइयों को छोड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।